नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें, और उससे पहले हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में को ही खुल के समर्थन कर रहा है। बीपी जी राम जी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब राज्य विकसित होंगे। राज्य विकसित तब होंगे जब हमारी आधारभूत इकाई गांव है, ये विकसित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब हम सशक्त बनाएंगे, किसान हमारा आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और उसको सम्मान सुनिश्चित होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़ेगी। और उसी विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, यह नया कानून बनना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जिस मनरेगा की चर्चा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आज ढोल पीट करके कर रहे हैं, हमें उनकी उन विफलताओं की भी चर्चा करनी चाहिए और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। खासतौर पर अधूरी और अस्थायी परिसंपत्तियां जिनका कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी, भुगतान में कटौती जैसे व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें हर एक जनपद से और हर ग्राम पंचायत से ये सुनने को मिलती थी। कमजोर सोशल ऑडिट और शिकायत के निवारण की भी कमजोर व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता की बाधाएं, मजदूरी में देरी जैसी समस्याएं इसमें लगातार चलती गई। खेती के मौसम के समय किसानों को मजदूर की संकट देखने को मिलते थे और एक श्रमिक जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जब उसको काम की आवश्यकता है तब काम की गारंटी नहीं मिल पाती थी, और अगर उसने काम भी किया है तो उसको समय पे भुगतान नहीं होता था। रोजगार सृजन का विकास और अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण का एक अस्थायी मैकेनिज्म इस योजना से बनाने में पूरी तरह विफल रही हैं, और इसलिए अब नए संशोधन में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं। अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा, और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, यानी उसके लिए अतिरिक्त उसको ब्याज देना होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर
बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। खेती के मौसम में किसानों को मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को बुआई और कटाई के समय 60 दिन तक कार्य का विराम देने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है। राज्य तय करेंगे कि कब खेतीबाड़ी का समय है, उस समय मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे, खेतीबाड़ी के कार्य के लिए लोग पर्याप्त संख्या में लोग मिल पाएंगे और 125 दिन की गारंटी वर्ष भर में जो भी कार्य करने के इच्छुक हैं उन श्रमिकों को प्राप्त होगा। किसान और मजदूर दोनों के हित इसके माध्यम से सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है। खोदने और भरने वाली कामों पर विराम होने से स्वाभाविक रूप से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि गड्ढा खोदते थे फिर उसको पाटते थे। ये प्रक्रिया अब उनके हित प्रभावित हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका चिल्लाहट होना स्वाभाविक रहे। अब इसमें 4 श्रेणियां दी गई हैं जिसका निर्धारण ग्राम पंचायत स्वयं तय करेगी। एक, मनरेगा का उपयोग जो पहले होता था वह कोई अस्थाई पर संपत्ति आप नहीं बना सकते थे, लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से हम अस्थाई संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं और उसके लिए 4 प्रकार के प्रायोरिटीज तय की गई, प्राथमिकताएं जो तय की गई, श्रेणियां। एक, जल संरक्षण के लिए आप देख रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अक्सर आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ब्लॉक को हमें वहां पर डार्क जोन के रूप में घोषित करना होता है। पानी की मात्रा बहुत नीचे जा चुकी होती है, कोई वहां पे अस्थायी व्यवस्था नहीं बन पाती है। अब इस योजना के माध्यम से जो मनरेगा में व्यवस्था नहीं थी, विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से गारंटी दी गई है कि वह इसके माध्यम से जल संरक्षण की अस्थायी व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, चेक डैम की व्यवस्था और उससे जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं की को वहां पे गांव में वो क्रिएट कर सकता है। ग्रामीण बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वह इन चीजों को वहां पे विकसित कर सकता है, सड़क, नाली, इन सब का विकास कर सकता है। आजीविका संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसके माध्यम से क्रिएट कर सकता है, खेल का मैदान बना सकता है, ओपन जिम का निर्माण कर सकता है। गांव के पास पैसा है, गांव के पास लैंड है, गांव की मार्केट मंडी बना सकता है। गांव में सड़कों पे जहां तहां जो मंडी बनी हुई है उसको हटाकर उसको व्यवस्थित रूप से दुकानें बनवा करके एक अच्छे खाली जगह पर उसको अस्थायी रूप से सड़क से हटा करके एक सिस्टम के साथ जोड़ सकता है, जिससे सुरक्षा की गारंटी उस दुकानदार के पास भी हो जाएगी और साथ साथ गांव के पास एक इनकम का माध्यम भी हो जाएगा। इस प्रकार के उसको भी किया जा सकता है। और प्रतिकूल मौसम घटनाओं से निपटने और आपदा तैयारी हेतु भी विशेष कार्य किए जा सकते हैं, यानी बाढ़ प्रबंधन के लिए गांव से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्य हैं, उसके लिए शासन पे उनको निर्भर रहना पड़ता है। अब इसके लिए निर्भरता की आवश्यकता नहीं, ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध। आप इस विकसित भारत जी राम जी की इस स्कीम के माध्यम से इस अधिनियम आपको ये गारंटी दे रहा है। टेक्नोलॉजी को कानूनी अधिकार के रूप में अब शामिल इसके माध्यम से किया गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजनरी, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग और EI से निगरानी और सीधे डिजिटल भुगतान, यानी अब हाजिरी भरने की औपचारिकताएं नहीं होंगी। अब जो भी होगा बायोमेट्रिक उपस्थिति के माध्यम से होगी, जियो टैगिंग के माध्यम से होगी, सैटेलाइट इमेजनरी के माध्यम से अस्थायी पर संपत्ति का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग भी होगी, EI टूल का भी इस्तेमाल वहां पे हो सकता है
और सीधे डिजिटल भुगतान डीबीटी के माध्यम से हम श्रमिक के खाते में सीधे पैसा भेजेंगे, ये इसके माध्यम से होगा। फर्जी नामों पर पैसा उठाने का खेल अब हमेशा के लिए बंद। आपने देखा होगा इससे पहले समाजवादी पार्टी के समय में सोनभद्र में मनरेगा का भयंकर घोटाला हुआ था। सीबीआई की इंक्वायरी उस समय उसकी चल रही है। यह भी उनके समय में लगातार होता रहा है। 6 माह में अनिवार्य सोशल ऑडिट, डिजिटल और समयबद्ध बहुस्तरीय शिकायत निवारण, जिला लोकपाल की व्यवस्था और केक के मानकों के अनुरूप ऑडिट की व्यवस्था भी इसके माध्यम से रहेगी। दूसरा, वित्तीय अनुशासन के साथ साथ यह संघीय संतुलन को बनाए रखने में भी एक बेहतर योगदान ये नया अधिनियम हमें देने जा रहा है, जिसमें केंद्र राज्य की साझेदारी 60-40 की हो गई। स्पष्ट वार्षिक बजट, लेकिन काम मांग आधारित ही रहेगा, यानी काम जो मांगेगा, गांव में मांगेगा, उसके अनुरूप ही वहां पे उसको कार्य भी दिया जाएगा। राज्यों को अधिक वित्तीय भागीदारी से में स्वामित्व, निगरानी और उसके गुणवत्ता सुधार, ये राज्यों को इसका पूरा वो दिया गया है कि राज्य इसके लिए करेंगे। और मेरा मानना है कि कुल आवंटन में वृद्धि करके राज्यों को इस मनरेगा की तुलना में अगर इस नई स्कीम के माध्यम से आप देखेंगे तो विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से 17,000 करोड़ रुपए अधिक धनराशि इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसमें राज्यों को, यानी इससे पहले होता क्या था मनरेगा में, जिन राज्यों में श्रमिक कम हैं, जिन राज्यों में गरीबी कम है, उन राज्यों में पैसा ज्यादा जाता था क्योंकि फर्जी भुगतान होता था। लेकिन अब जिन राज्यों में लेबर क्लास ज्यादा है, जिन राज्यों में उन लोगों को, श्रमिकों को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए, उन राज्यों को इसके माध्यम से ज्यादा कार्य मिलेगा, श्रमिकों का अधिकार बढ़ेगा, भुगतान उनका सुरक्षित होगा, किसान को समय पर भी श्रम उपलब्ध होने लगेगा। अब रोजगार केवल राहत का माध्यम नहीं, अभी तो यह विकास और आत्मनिर्भरता का भी आधार बनेगा। यानी आपने देखा होगा इससे पहले मनरेगा में क्या करते थे, सब रोजगार सृजन करना, एक बार गड्ढा खोदो फिर उसको पाट डालो। अब ये नहीं, अब कोई भी रोजगार होगा तो अस्थायी संपत्ति के निर्माण को लेकर के होगा, अस्थायी संपत्ति उसके माध्यम से बननी है। और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण भारत अब राष्ट्र निर्माण पर और अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वहन इसके माध्यम से कर पाएगा। मित्रों, विकसित भारत जी राम जी की इस अधिनियम को पारित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, पूरे केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को इससे काफी लाभ होगा और उत्तर प्रदेश सरकार इस कानून को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ, पारदर्शी तरीके और प्रभावशीलता के साथ उत्तर प्रदेश में हम लागू करके रोजगार की एक नई गारंटी के साथ प्रदेश के अंदर हम लागू करेंगे। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है हर पात्र को समय पर काम, हर गांव में टिकाऊ परिसंपत्तियां और हर श्रमिक के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और खुशहाली हर हाल में प्राप्त होनी चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसे प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि विकसित भारत जिनकी संकल्पना में नहीं है, श्रमिकों का हित और किसानों का हित जिनके एजेंडे में कभी नहीं रहा है,
ग्रामीण भारत का विकास हो और हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, ये जिनके एजेंडे में कभी नहीं रहा है, वे लोग तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और वही लोग इसका दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी का यह अधिनियम भारत के श्रमिकों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और उत्तर प्रदेश सरकार इस अधिनियम का समर्थन करती है और इसको पूरी प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। धन्यवाद जी। लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण देख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीबी जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी को एक क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, इससे सही में रोजगार सुनिश्चित होगा। ये किसानों के हितों में है, ये मजदूरों के हितों में है। इससे जो फर्जी उपस्थिति थी वो रुकेगी, इसमें जो बायोमीट्रिक उपस्थिति है वो होगी। 125 दिन का इसमें सही रोजगार मिलेगा और इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा की जो कमियाँ थी उनको भी गिनवाया और कहा कि जिस तरह का फर्जीवाड़ा उसमें होता था अब इसमें नहीं होगा। इसमें सही स्थान पर, सही जगह पर और सही स्थिति में जो मजदूर हैं, जो किसान हैं या जो रोजगार के लाभार्थी हैं उनको रोजगार में मिलेगा और इससे स्थायी संपत्तियों का भी निर्माण होगा। और उसके भी उन्होंने 4 पैरामीटर्स बताए और उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी पारदर्शिता के साथ लागू होगा। इससे गाँव मजबूत होंगे, इससे किसान मजबूत होंगे, इससे वो तबका मजबूत होगा जो कि इसका आर्थिक लाभ का लाभार्थी है और विकसित भारत के योगदान में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की मजबूती में, ग्रामों की मजबूती में ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी तरीके से होगी और इसमें किसी भी तरह की फर्जी उपस्थिति या फर्जी संपत्ति की जो है कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सरकार इसे पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ और पूरी संवेदनशीलता के साथ लागू करेगी। आगे बढ़ते हैं। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची आज जारी की जाएगी। प्रदेश के कई करोड़ मतदाता एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अनमैप्ड रह गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी मतदाताओं के पास अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका होगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी फॉर्म को भरकर वोटर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का आवेदन कर सकते हैं। यूपी में 4 नवंबर से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। आपको बता दें कि अनमैप्ड मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिलों में छूटे मतदाताओं की वास्तविक संख्या का पता चल सकेगा। वहीं ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वोटर 6 फरवरी तक अपने दावे आपत्ति जमा कर सकेंगे। तो ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के साथ दावा आपत्ति प्रक्रिया होगी शुरू। यूपी में आज ये जारी हो जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई करोड़ मतदाता अनमैप्ड हैं और 6 फरवरी तक अपने दावे और आपत्तियां वो दर्ज करा सकते हैं। साथ ही ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद भी मतदाताओं को अपने नाम जुड़वाने का मौका होगा। मतदाता चुनाव आयोग को फॉर्म भरकर आवेदन भी इसमें कर सकते हैं और कई करोड़ मतदाता हैं जो अनमैप्ड हैं। अनमैप्ड मतदाताओं को चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा तो एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची जो है वो जारी होगी और इसके लिए तमाम जो निर्देश हैं वो भी चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं? जी बिल्कुल, जिस चीज का इंतजार था, जिस घड़ी का लंबे समय से इंतजार था उत्तर प्रदेश में, वो आ जाएगा। निर्वाचन आयोग आज जारी कर रहा है जो सूची तैयार की। और सबसे बड़ी बात थी, जब ये सूची तैयार करने की बात हुई थी, एसआईआर की बात हुई थी, तो 15 करोड़ 44 लाख वोटर लिस्ट में नाम थे। लेकिन उसके बाद अब तकरीबन 12 करोड़ 55 लाख नाम बचे हैं जिनको आज जारी किया जाएगा, जारी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, आप तुलना कर सकते हैं, तकरीबन 3 करोड़ 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कटे होना इस बात को साबित करता है कि कितनी ये लिस्ट जो बनी थी, जिसपे चुनाव हो रहे थे, किस तरीके से गलत नाम पड़े थे। एक ही व्यक्ति के कई कई जगह नाम होना, जो लोग यहाँ से चले गए हैं उनके भी नाम होना, बहुत बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश से स्थायी रूप से जो लोग पलायन कर गए हैं, तमाम सारे लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और
तमाम सारे गलत नाम, इन सभी नामों को हटाया गया है। और आज जब ये सूची जारी होगी, इस पर अगर किसी को आपत्ति है, किसी भी प्रकार से अगर उसका नाम दर्ज नहीं हुआ है, गलत जगह दर्ज हो गया है, इसके लिए 1 माह का समय मिलेगा। ये जब सूची तैयार की गई तो 2000 की सूची जो है 3 की सूची थी, उस सूची से तकरीबन 91% लोगों का मिलान हो गया था। बाकी जो 9% लोग नहीं हुए हैं, उनको नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आखिर क्या कारण रहे जो आप अनुपस्थिति या आपका नाम क्यों नहीं आ पाया है। तो वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो पात्र हैं। एक एक व्यक्ति, लोकतंत्र में जो मताधिकार है जिसका, उसको अधिकार देने के लिए, उसके अधिकार सुरक्षित रखने के लिए यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में की गई है। और इस प्रक्रिया के सफल हो जाने के बाद 1 माह का जो हो रहा है आपत्तियां दाखिल करने का समय रहेगा, उसके बाद आपत्तियों के निस्तारण के बाद फाइनल सूची मार्च के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी। और इसके बाद वोटर लिस्ट में यह कहा जा सकता है साफ तौर पे कि ये सभी नाम सही हैं, सही जगह पर सही पात्र लोगों के नाम बने हैं। इनमें कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो एक ही जगहों पर, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, एक ही व्यक्ति के कई कई नाम मतदाता वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। ये सारी चीजें, ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी। अभी 3 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस का इंतजार है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोक भवन में करेंगे। विकास, ये जो दावा आपत्ति प्रक्रिया है, ये क्या है? पारदर्शिता इसमें किस तरह से सुनिश्चित की गई है और किस तरह से जो लोग मानते हैं कि वो पात्र हैं, वो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसे करके अपना दावा जो है वो दाखिल कर सकते हैं? देखिए रमा, जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तो हमने देखा था उत्तर प्रदेश में खास तौर से कई जगहों पर, लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम सारे विपक्षी दल इस पे विरोध कर था उनका। लेकिन निर्वाचन आयोग की लगातार मीटिंग और सामंजस्य के बाद वो लोग भी शामिल हुए। उनके बूथ लेवल एजेंटों ने बीएलओ के साथ मिलकर काम किया और मतदाता सूची में सही नाम जुड़वाने पर काम किया। और इसके बाद जिन लोगों के नाम जो छूटे हुए हैं या जो आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं, वह निर्धारित एक फॉर्म के द्वारा निर्वाचन आयोग में जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन जाकर वो अपना आवेदन दे सकते हैं कि जो कुछ कमी रह गई है उसे दूर किया जा सके। इस सूची जारी करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी सभी राजनीतिक दलों को दी जाएगी। साथ साथ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर सभी लोग अपना नाम देख सकते हैं, किस बूथ पे उनका नाम है, तो उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। ये सारी चीजें का मिलान कर सकेंगे और मिलान करने के बाद चाहे वो राजनीतिक दल के तरफ से आपत्तियां दाखिल की जाएंगी, उनका निस्तारण किया जाएगा। और या आम कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि उसका नाम नहीं आ पाया है, वह व्यक्ति भी अपना आवेदन कर सकता है दोनों माध्यमों से। विकास, जिस तरह के विपक्षी दल की आपत्तियों की आप बात बता रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं की बात बता रहे हैं, उसकी क्या वजह है? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो पारदर्शिता का जो है एक पूरा प्रोसेस रखा है, जैसा कि एक पारदर्शी प्रक्रिया के तरीके से ये सारी मैपिंग है, अनमैप्ड लोग हैं उनके लिए दावा आपत्ति प्रक्रिया भी है। और बिहार जो है इसका अभी ताज़ा उदाहरण है किस तरह से पारदर्शिता की इसमें जो है बात रखी गई है। तो क्या इसकी वजह आप पाते हैं? क्या किसी तरह की राजनीति देखते हैं? देखिए, शुरुआती दौर पे विपक्ष को एक संदेह था, उसको लगता था उनके वोटर जहां पर रहते हैं कहीं उनके नाम कट ना जाएं। लेकिन धीरे धीरे लगातार निर्वाचन आयोग कई दौर की बातचीत यहाँ मुख्यालय पे किया, राजनीतिक दलों के नेता भी वहां, प्रतिनिधि भी गए, उन लोगों ने देखा और धीरे धीरे उनके विरोध के स्तर बदल गए और सहयोग में तब्दील। बिल्कुल विकास, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए टीजी न्यूज के साथ। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने कार्तिकेय दीपम से जुड़े मामले में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति से जुड़े मुद्दों के लिए सीधे तौर पर सरकार उत्तरदायी है। बेंच ने जोर देकर कहा कि सरकार को अपने फैसले राजनीतिक आधार पर नहीं लेने चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दीपथून उस स्थान पर स्थित है जो देवस्थानम की संपत्ति के अंतर्गत आता है।
कोर्ट ने स्टालिन सरकार को नसीहत देते हुए कहा, किसी भी विवाद को सुलझाते समय निष्पक्षता जरूरी है। सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सरकार की भूमिका अहम होती है और उसे राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। एकल न्यायाधीश के पिछले आदेश को सही ठहराते हुए कोर्ट ने प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत किया। The Honorable Division Bench has said that the lighting of lamp is a must and it has to be lit at the top of the Tripuragundaram hill. And they have said the HRNC authorities and the temple administration are duty bound to light the lamp. That is what the Honorable Division Bench has held in the first line. And then they have also said that the lighting of lamp should be done by the Devasthanam or the temple authorities alone and no public should be allowed. That is the main thing that I have recorded. And further the court have come down heavily on the government and they have said, as after the order of the land single age have been passed, the act that has happened, it seemed to be mischievous. If the stand of the government that there could be a law and order problem be true, then it is obviously either a failure on the part of the state to maintain its law and order, or for the deliberate purpose for the state has taken a stand to support one religion. We are awaiting for the copy of the judgment. भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मद्रास हाईकोर्ट के तिरुवरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति देने संबंधी फैसले का स्वागत किया है। शहजाद पूनावाला ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का यह फैसला संविधान विरोधी लोगों के मुंह पर तमाचा है। डीएमके का दोहरा चरित्र सामने आया है। संविधान विरोधी हिंदू विरोधी गैंग के मुंह पर तमाचा पड़ा है। मद्रास में हाई कोर्ट ने जो कार्तिकेय दीपम केस में हिंदुओं के अधिकार के लिए एक बड़ा वर्डिक्ट दिया है, सिंगल जज के ऑर्डर को अपहोल्ड किया है, डीएमके की सरकार को फटकार लगाई है। एक तरफ हिंदू को तो कोई अपनी आस्था के हिसाब से दीपक लगाने का कोई अधिकार नहीं दिया, परंतु दूसरी तरफ दरगाह को पूरा अधिकार मिला और ये डबल स्टैंडर्ड्स डीएमके की चरित्र को दर्शाता है। और आज हिंदू आस्था के लिए जो जीत हुई है ये करारा तमाचा है। सत्यमेव जयते। और अब आपको बता देते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल हिंदू तमिल पार्टी के नेता की याचिका से संज्ञान में ये मामला आया और इसके बाद याचिका में कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति मांगी गई थी और इस पूरे मामले में 1 दिसंबर 2025 को न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन ने दीपम प्रज्वलन का आदेश दे दिया था। न्यायमूर्ति के फैसले से डीएमके सहित कई राजनीतिक दल नाराज हो गए थे। डीएमके की स्टालिन सरकार ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया था और संसद के शीतकालीन सत्र में जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी इसमें लाया गया। कांग्रेस, डीएमके, सपा और इंडी ब्लॉक के 100 से ज्यादा सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये पूरा मामला है जिस पर फैसला आया और स्टालिन सरकार को एक बड़ा झटका इसमें लगता हुआ दिखाई देता है। और अब आपको बताते हैं तिरुवरनकुंद्रम पहाड़ी का धार्मिक महत्व क्या है। ये बेहद महत्वपूर्ण जो है ये पहाड़ी है। भगवान मुरुगन के 6 पवित्र धामों में से ये एक है। इसके साथ ही इस पर तमिलनाडु के श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में भी ये जाना जाता है। पहाड़ी के समीप मौजूद है एक दरगाह भी और विशेषता ये है कि मंदिर और दरगाह के बीच पहाड़ी पर अधिकार को लेकर विवाद भी लगातार है। वर्ष 1920 में दोनों पक्षों ने पहली बार कानूनी चुनौती दी थी। इस विवाद के दौरान सिविल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फैसला सुना दिया था और इस फैसले में दरगाह से जुड़े कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पहाड़ी पर मंदिर का हक है, ये फैसला इसमें आया था। तो तिरुवरनकुंद्रम पहाड़ी का ये धार्मिक महत्व है और इस पर जो फैसला है वो अपने आप में दिखाता है जो स्टालिन सरकार है उसको ये कितना बड़ा झटका है। आगे बढ़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका में एसआईआर के क्रियान्वयन में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। सांसद डेरेक ओब्रायन ने दलील दी है कि तकनीकी खामियों और अव्यवस्थित प्रक्रिया के कारण आम नागरिकों विशेषकर बुजुर्ग मतदाताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में
ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ को व्हाट्सएप या अन्य अनौपचारिक माध्यमों से निर्देश दिए जा रहे हैं। इसे तुरंत बंद करने की मांग की गई है ताकि मतदाता सूची से संबंधित कार्य पूरी तरह नियमों के तहत और औपचारिक तरीके से किया जा सके। इसके अलावा याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो चुनाव आयोग को निर्देश दे कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने या आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 15 जनवरी से आगे बढ़ाई जाए। प्रदेश में 15 दिसंबर 2025 से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ये 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी दलों और मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया के तहत ही दावे आपत्तियां दर्ज करें। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि बंगाल की जनता ने एसआईआर को आशा की किरण के रूप में देखा है और तृणमूल कांग्रेस द्वारा फैलाया गया भ्रम अब टूट रहा है। और हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे टीएमसी के ये जो आपत्ति है इसकी पीछे क्या कुछ कारण इसके नज़र आते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए और जो वरिष्ठ जन हैं उनके लिए ये एक सुविधा के लिए शुरू किया गया है। तो किस बात का विरोध कर रही है टीएमसी? रमा जी, देखिए, इस बात को समझने के लिए पहला तो उनका विरोध का क्या क्या पॉइंट है वो जानना जरूरी है और साथ साथ वो क्या कह रही है और वास्तव में क्या हो रहा है, ये दोनों तस्वीरें को पास पास रखना बहुत जरूरी है। वो कह रही है कि बुजुर्ग लोगों को हैरेस हो रहा है, जबकि कमीशन का कहना है कि 85 प्लस का जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आने की जरूरत नहीं है। ऐसा नोटिफिकेशन कमीशन ने ऑलरेडी जारी कर दिया है। इसके बाद भी अगर बुजुर्ग लोग आ रहे हैं तो उसके जांच में क्या निकल कर आ रहा है? उसके जांच में निकल कर आ रहा है कि टीएमसी के वर्कर्स वो गले में बैच लगा के घर घर जा रहे हैं, बुजुर्ग लोगों को ला रहे हैं हियरिंग सेंटर तक, और वहीं पे हियरिंग सेंटर के लाने के लिए वो ऑटो प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटो प्रोवाइड कर रहे हैं, वैन रिक्शा प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि आपके डोर स्टेप पे आके वही लेकर आते हैं और लेकर आकर हियरिंग सेंटर्स में वो व्हीलचेयर का भी बंदोबस्त उन्होंने किया है। तो सवाल ये उठता है कि आप घर से बुजुर्ग लोगों को क्यों आ रहे हो? आप उनको क्यों नहीं बता रहे हो कि आपको आने की जरूरत नहीं है और होम आने की जरूरत नहीं है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि ममता बनर्जी की कंस्टिट्यूएंसी भवानीपुर में, वहां पे बुजुर्ग लोगों के पास कैसे इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स पहुंचे, उसका वीडियो भी सामने आया है। वो कह रही है कि मुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ा, यहीं पे चले आए इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स। तो फिर जो उनको मिल सकता है वो सबके लिए है, लेकिन टीएमसी धैर्य धरे तब ना, ऐसा विपक्ष का कहना है। और दूसरी और एक बात है कि उनका कहना है कि पीआरसी जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, और जो बुजुर्ग मामले में और एक बात आपको ऐड कर दूं कि एक तस्वीर की जिक्र ममता बनर्जी ने भी कल गंगा सागर में किया था। उन्होंने कहा था कि मुंह पे ऑक्सीजन का नल है और उस ऐसे बुजुर्ग को भी लाया गया है एम्बुलेंस में। उसके जांच में कमीशन ने, चुनाव आयोग ने कहा है कि उसके जांच से ये पता चला है कि उस दिन 169 वोटर्स में से 40 वोटर को आने की कॉल दिया गया था, लेकिन बीएलओ ने पूरे 169 लोगों को ही बुला लिया। आप मानिए, पहले तो इंफॉर्मेशन उनको देना चाहिए, बीएलओ सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप 40 को लाने को कहा जा रहा है और आप 169 को कॉल दे रहे हो। सवाल तो उठेगा कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका परिचय क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, ये सब सवाल उठ रहा है। और इसके चलते जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, जो ओबीसी के लेके चलते जो उनका जो कहना है, कि स्टेट का जो पैनल दिया गया था वो माना नहीं गया। इसके बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट अभी दिए जा रहे हैं, जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अभी दिए जा रहे हैं, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी सुनवाई के नोटिस पाने के बाद दिए जा रहे हैं, इन सब का जांच होना जरूरी है। किस मापदंड में जांच होना जरूरी है?
इस मापदंड में जांच होना जरूरी है कि ये बिहार के एसआईआर जब बिहार में घोषणा हुआ उसके बाद इशू हुआ या पहले से इशू हुआ था, और किसने इशू किए थे, जिन्होंने किए क्या उनका औहदा है उस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए, वो क्या उनको क्या वो क्षमता है, उनको क्या वो अथॉरिटी है, ये बात निश्चित होना चाहता है चुनाव आयोग। तो ये सारे टेक्निकली में टीएमसी का कहना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट हो रहा है, क्यों आप इसको इतना जांच कर रहे हो, क्यों आप व्हाट्सएप पे मैसेज दे रहे हो, क्यों आप व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। अब कमीशन का कहना है कि अगर कहीं पे कुछ घट जाता है, तुरंत घट जाता है, तो आज के दिन आप किससे कम्युनिकेशन करेंगे, पूरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में किस प्लेटफॉर्म पर लगाकर कम्युनिकेशन होता है। चुनाव आयोग ने एक पारदर्शिता मेंटेन करने की पूरी कवायद की है। सवाल यही बड़ा आता है कि आखिर टीएमसी को इस पारदर्शिता से परहेज क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? रमा जी देखिए, ये जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए उसमें से एक बात साफ है, जो विपक्ष का कहना है असल में इसका, आप एक पॉइंट से नाराज हो सकते हो, आप 2 पॉइंट से नाराज हो सकते हो, आप चुनाव आयोग के हर स्टेप से कैसे नाराज हो सकते हो, ये सवाल उठ रहा है कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सबसे आप नाराज हो। आप एक 4 पन्नों का लेटर लिखते हो, लेकिन कहीं पे आपने इस बात का मेंशन नहीं किया कि क्यों सीयू मुरुगन के ऊपर हमला हुआ साउथ 24 परगना में, वहां पे क्यों उनको पर्याप्त प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, इसका उल्लेख तो चिट्ठी में नहीं है। आपने तो इसके लिए नहीं कहा कि ये सिक्योरिटी लैप्स है। आपको कहा गया था कि जो आधिकारिक, जो 4 आधिकारिक पूर्व मेदिनीपुर के मायना और बारीपुर पूर्व असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में वोटर लिस्ट के छेड़खानी करने का आरोप है, जिनके ऊपर एफआईआर करने का निर्देश है चुनाव आयोग का, वो आज तक नहीं हुआ। अगस्त का निर्देश था, पिछले साल अगस्त का निर्देश था, आज नया साल आ गया है लेकिन कोई नई बात इसमें नहीं हुआ। तो ये सारी बड़ा सवाल ये भी आता है कि जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनकी अवहेलना क्या स्टेट प्रशासन कर सकता है, किन स्थितियों में कर सकता है, क्या इसकी वजह है, किस तरह के सवालों के घेरे में जो है राज्य सरकार की ये पूरी कवायद है? रमा जी देखिए, वो सवाल है, इसलिए बार बार चुनाव आयोग से रिमाइंडर जा रहा है कि आप इनको भी देखिए। जो कहा जा रहा है, डीजीपी को भी चिट्ठी लिखा गया है, डीजीपी को भी सी मुरुगन को लेकर उनके जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था उनको लेकर चिट्ठी लिखा गया है, लेकिन इस मामले में अभी तक यहाँ के जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ ऐसा कुछ किया नहीं जिससे चुनाव आयोग को लगे कि उनका निर्देश जो है वो माना जा रहा है। और सवाल अब ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट में खुद ममता बनर्जी कह रहे हैं कि वो पर्वे करेंगे। सीधे जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी अवहेलना जो है वो दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया सौरभ, नजर बना रखिए, आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वे श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश का पूरा सम्मान करते हैं और वे नंगे पैरों से चलकर श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होंगे। श्री अकाल तख्त साहिब का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के कुछ बयान और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो सिख मर्यादा, गुरु परंपरा और पंथक संस्थाओं की गरिमा के खिलाफ है। विशेष रूप से दसवंध, गुरु की गोलक और सिख रहत मर्यादा से जुड़े विषयों पर की गई टिप्पणियों को लेकर श्री अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री को तलब करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के शब्दों और आचरण को लेकर सिख समुदाय में गहरी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा की आड़ लेकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना स्वीकार्य नहीं हो सकता। पंथक रवायतां दे मुताबिक ਇਹਦੇ ਤੇ सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि असीं गुरु साहब की बेअदबी, अपने शहीदां की बेअदबी ये सहन नहीं कर सकते। इस करके असीं फैसला किया, क्योंकि ये अकाल तख्त साहब नूं चुनौती दे रहा, रहत मर्यादा नूं चुनौती दे रहा। इहदियां वीडियो इदां दी घुम रही आ। कोई आम बंदा सहज सुभाए गल कह रहा हो तो कोई बंदा उन्होंने इग्नोर कर सकता भी कोई, पर एक मुख मंत्री स्टेट का वो वार वार अकाल तख्त साहब नूं चैलेंज करे, उहदी मर्यादा नूं चैलेंज करे और वो राज सत्ता की हैंकड़ दे विच कर रहा भी मैं राज सत्ता के बैठा, मैं कुछ भी कर लूंगा। अकाल तख्त साहब की मान मर्यादा नूं कायम रखना साडा फर्ज आ, उहनूं कायम रखांगे। इहदे लई असीं फैसला किया।
वहीं भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को तलब किया जाना कोई सामान्य मामला नहीं है। ये श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता और सिख रहत मर्यादा के प्रति उनके बार बार किए गए अपमान का एक असाधारण अभियोग है। उन्होंने कहा, जो मुख्यमंत्री धर्म का मजाक उड़ाए, सिख संस्थाओं को कमजोर करे और फिर अपने संवैधानिक पद की आड़ ले, वो पंजाब पर शासन करने के योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत आरोपियों उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जेएनयू में लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दोनों नेताओं के खिलाफ कई आपत्तिजनक और उकसाऊ नारे लगाए। जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कथित विवादित नारेबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसी देश विरोधी मानसिकता वाले लोग, चाहे वो आरजेडी हो, टीएमसी हो या वाम दल हो, उनका कार्यालय बन गया है। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भारत है, ये 21वीं सदी का नरेंद्र मोदी का भारत है। जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे, भगवा ही होगा। और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जेएनयू में कथित विवादित नारेबाजी की आलोचना करते हुए कहा कि ये सभी भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग के लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है। पृथ्वीराज चौहान, हुसैन दलवाई, बृंदा कराज जैसे लोगों ने उमर खालिद को मासूम बताया और अब सुप्रीम कोर्ट, और केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग जेएनयू में मारने के नारे लगाते हैं, कहते हैं कि कब्र खुदेगी मोदी और अमित शाह जी की। ये दिखाता है कि ये भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग है, जो हमेशा उमर शर्जील जैसे टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है और वोट बैंक नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है। और अब खबर कर्नाटक से, जहां बेंगलुरु में एक धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद तनाव है। बेंगलुरु के जेजे नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात ओम शक्ति मंदिर से निकले धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव की घटना सामने आई है। आरोप है कि जुलूस पर पास के इलाके से पत्थर फेंके गए, जिसमें एक नाबालिग लड़की और कुछ महिलाएं घायल हो गई। बच्ची को सिर में चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद श्रद्धालुओं ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। आरोप है कि रविवार को ओम शक्ति मंदिर से भक्त पंचमुखी नाग देवता मंदिर की तरफ जा रहे थे, तभी अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे कई भक्त घायल हो गए। इसके बाद आक्रोशित लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। और घटना के बाद कर्नाटक सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जब इस इलाके में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो प्रशासन ने पहले से सतर्कता क्यों नहीं बरती। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक सरकार पूरी तरह से विफल है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। जहां भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते हैं, तुरंत ये सब शुरू होता है। कोगिलू का देखो, और अभी इसमें देखो, और परसों यल्लापुर में क्या हुआ है, ये सब देखते हुए उनको एक तरह कांग्रेस पार्टी जब आता है, उनको जरा सपोर्ट होता है उनको, इस कारण ये सब करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के अपीजमेंट के कारण ही सब हो रहा है।
कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आने के बाद हम लोग शांति तरीका से गणेश प्रोसेशन भी कर नहीं सकता, अय्यप्प स्वामी प्रोसेशन भी कर नहीं सकता, ओम शक्ति प्रोसेशन भी कर नहीं सकता। कारण क्या है? कुछ भी करो हम हैं ऐसा कांग्रेस नेता कहता है ना, उसके वजह से। और बेंगलुरु से हमारे संवाददाता ज्योति दफदार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, बेंगलुरु प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब इस तरह की घटना की जानकारी थी तो प्रशासन सतर्क क्यों नहीं था, क्यों इस तरह की घटना अंजाम होने दी गई, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की जो वारदातें हैं वो हो चुकी हैं। रमा जी, भानुवार ओम शक्ति मालाधारी हिंदू श्रद्धालु, महिला श्रद्धालु वहां पे बहुत शांत रीति से जुलूस कर रहे थे, लेकिन भजन भी कर रहे थे। एकदम से वहां से एक 3-4 मुस्लिम जो नाबालग है, वो माइनर एज वाले जो है, वहां से पत्थरबाजी की। ये पहली इंसिडेंट नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन वहां पे कोई पुलिस प्रोटेक्शन या कुछ ऐसा सिक्योरिटी नहीं था। तो यहाँ पे ये लोग शांत रीति से वो जुलूस कर रहे थे। जुलूस के ऊपर इन्होंने पत्थरबाजी की। उस पत्थरबाजी में एक लड़की गंभीर तरह से घायल भी हो चुकी है। और उस घटना के बाद वहां पे 200-300 हिंदू कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के आगे आकर जमा होकर उन्होंने कहा कि जो भी ये किए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पहले नहीं है। पहले ये जो लोग हिंदू श्रद्धालुओं कुछ उत्सव मनाते थे, उस वक्त भी ऐसे ही मुस्लिम जो कुछ लोग है वहां पे वो आग भी लगा चुके हैं, पंडाल पे आग लगा चुके हैं। तो ऐसी घटनाएं पुनरावर्तित हो रही है। तो इसके बाद कार्रवाई ले चुके हैं पुलिस ने 3 लोगों को, जो माइनर है, एक है उसमें स्कूल ड्रॉप आउट है और एक है 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। तो 3 लोगों को यहाँ पे पुलिस गिरफ्तार कर चुके हैं। तो उसके बाद वहां पे तनाव वातावरण का माहौल था। तो अभी प्रोटेक्शन तो दे चुके हैं, लेकिन ऐसे घटनाएं जो है कर्नाटक में ये तो पहली बार बिल्कुल नहीं। इसी तरह की जो घटनाओं की पुनरावृत्ति है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। हाँ, यस, डेफिनेटली बीजेपी नेताओं या वहां पे लोकलाइट्स हो। मैं 2-3 इंसिडेंट आपको बताना चाहती हूँ। मंड्या में जब गणेश विसर्जन के समय जुलूस के ऊपर वहां पे भी बहुत लोग पत्थरबाजी किए थे, उस वक्त बहुत लोग घायल भी हो चुके थे। और अभी यहाँ पे जो श्रद्धालुओं के ऊपर हो या यल्लापुरम में लव जिहाद हो, मतलब ओवरऑल इंसिडेंट को लेकर कांग्रेस बीजेपी नेता वो यही उनको एक कंसर्न दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस सरकार जब भी सत्ता में आता है तो ऐसे लोगों को भड़कावा मिलता है। स्पेशली सीटी देवी और आरएसओ दोनों ने यही शब्द प्रयोग किए हैं, मुस्लिम गुंडे लोगों को प्रचोदन मिलते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है। और ये जब भी जेल के अंदर जाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही इन्हें बेल दिलवाने में भी बहुत टीम एक प्री प्लान रहकर वो काम करते हैं, तो उन्हें बेल भी मिलता है। सो इसलिए बिल्कुल बड़े सवालों के घेरे में स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीजी न्यूज के साथ। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति।
2015 में पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई प्रगति पहल से वो परियोजनाएं अब पूरी हो रही हैं जो दशकों से लंबित थी। ऐसी ही एक परियोजना है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबील ब्रिज। बोगीबील भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है जो मंजूरियां न मिलने के चलते काफ़ी समय तक ठंडे बस्ते में पड़ रहा, लेकिन प्रगति के जरिए परियोजना को गति मिली और दिसंबर 2018 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। बोगीबील ब्रिज आज उत्तर पूर्व भारत की प्रगति का प्रतीक बन चुका है, जो क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती प्रदान करता है। बीते एक दशक में देश में बने पुल भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और विकास के विजन के शानदार प्रतीक बनकर उभरे हैं। ये पुल केवल एक इलाके को दूसरे से जोड़ने भर का काम नहीं करते, बल्कि लोगों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के जरिए इस तरह की अहम परियोजनाओं पर खास ध्यान दिया गया है, जिसके चलते इन प्रोजेक्ट्स को जरूरी गति मिली है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबील ब्रिज इसका एक अद्भुत उदाहरण है। करीब 5 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे पुल है। यह पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और रिएक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता के भूकंप को झेलने में सक्षम है। लॉन्ग वेल्डेड फुल्ली वेल्डेड गर्डर का इस्तेमाल किया गया है। 125 मीटर का स्पैन यूज़ किया गया है। इस ब्रिज में अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाने के लिए और हर तरह का प्रिकॉशन लेने के लिए स्फेरिकल बियरिंग का यूज़ किया गया है। अपने आप में एक अनूठा है, मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग इसको हम कह सकते हैं रेलवे में। बोगीबील रेल कम रोड ब्रिज की परिकल्पना साल 1997 में असम समझौते के तहत की गई थी, लेकिन वित्तीय और प्रशासनिक कारणों से यह परियोजना वर्षों तक लंबित रही। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति के तहत नियमित समीक्षा और बेहतर समन्वय से काम में तेजी आई और आखिर 2018 में यह पुल बनकर तैयार हुआ। 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया, जिससे उत्तर पूर्व के राज्यों में कनेक्टिविटी को नई दिशा मिली। बोगीबील ब्रिज देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत चीन सीमा तक सैन्य आपूर्ति आसान हुई है। बोगीबील घाट के साथ यह क्षेत्र अब पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहां क्रूज और हाउस बोट की सुविधा भी है। इस परियोजना के चलते स्थानीय लोग मत्स्य पालन, डेयरी और कृषि जैसे छोटे व्यवसायों के जरिए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। ये ब्रिज बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा हम लोग को हुआ। हम लोग का इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो दिन ब दिन ब्रिज बनने के बाद डेवलप हो रहा है, और ये क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी जी। इस पुल ने ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाया है, जिससे उत्तर पूर्व के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। बोगीबील ब्रिज होने के बाद हम लोगों का यहाँ पे जो फ्लड का जो बांध पानी जो बाढ़ का स्थिति था वो बहुत कम हो गया। ये जगह अभी सिक्योर हो गया। सरकारी योजनाओं के सटीक और समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रगति पहल वरदान साबित हुई है। देश के हर कोने में तेजी से पूरी हुई कई परियोजनाएं इसका उदाहरण बनकर उभरी हैं। बोगीबील ब्रिज आज उत्तर पूर्व भारत की प्रगति का प्रतीक बन चुका है, जो क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश के झेनेदाज जिले में एक हिंदू महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आई है। महिला ने इस पूरे मामले में थाने में 2 पुरुष और 2 महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पीड़िता के मुताबिक उसे एक पेड़ से बांधा गया और बेरहमी से टॉर्चर किया गया। इसके साथ ही पीड़िता के बाल काटे गए। उसके साथ हुए दुर्व्यवहार का
वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। पीड़िता के मुताबिक एक युवक पिछले 2 साल से उसे परेशान कर रहा है और पैसों की भी मांग कर रहा है। और दूसरी खबर भी बांग्लादेश से ही है। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना बांग्लादेश के जेसोर जिले की है। जेसोर में कई बदमाशों ने कारोबारी पर सरेआम गोलियां बरसाई, जिससे कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। बता दें कि मृतक की पहचान राणा कांति बैरागी के रूप में हुई है। राणा कांति बैरागी की बर्फ बनाने की फैक्ट्री थी। साथ ही राणा प्रताप नरेल स्थित दैनिक बीडी खबर के कार्यकारी संपादक भी थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक देर शाम कई बदमाश मौके पर पहुंचे और राणा कांति पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आगे बढ़ेंगे। देश भर में आज संकष्टी गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। महिलाएं आज दिन भर उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। आज चंद्रोदय रात्रि 8:45 से 9:30 के करीब होगा। इस दौरान व्रती माताएं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करेंगी। इस व्रत में गौर, गणेश और चंद्रमा का विशेष पूजन किया जाता है। गुड़, तिल और घृत की आहुति भी दी जाती है। गणेश जी की कथाएं कहीं और सुनी जाती हैं। व्रत में काले तिल, जल और फूल को हाथ में लेकर 4 बार प्रदक्षिणा करते हुए अर्घ्य देने का विधान है। देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान गणेश जी की आराधना के लिए लोग पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।